हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस। लेसन 18 हम पढ़ रहे थे। इस लेसन का नाम है ठोस कचरा प्रबंधन। इस लेसन के पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल होते हैं। क्लास 6 साइंस का प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो में हमने कचरा प्रबंधन के उपाय तक यहाँ तक पढ़ा था। इसमें हम लोग 4R के बारे में जानेंगे। R1 का मतलब होता है रिफ्यूज़ यानी कि मना कीजिए, और R2 यानी कि रिड्यूस यानी कि कम उपयोग, और रीयूज़ यानी कि पुनः उपयोग, ये हो गया R3, और R4 में हो गया रिसाइकल, इसका मतलब होता है पुनः चक्रण। तो इन्हीं 4R को हम आज जानेंगे। R1 का मतलब हो गया मना कीजिए यानी कि रिफ्यूज इसको कहते हैं। इसमें है प्लास्टिक की बनी थैलियों या सामान का अधिक उपयोग करना हमारे लिए हानिकारक है, अतः प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए सभी को मना यानी कि रिफ्यूज़ करना चाहिए तथा ऐसी जागरूकता हेतु अभियान चलाना चाहिए। मतलब कि लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करना चाहिए कि प्लास्टिक की बनी थैलियों और पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए R2 का मतलब होता है उपयोग कम करें यानी कि रिड्यूस। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं जिसके बिना भी काम चलाया जा सकता है, यानी जो बहुत ज़रूरी नहीं होती। जैसे जैसे हम अपनी ज़रूरतें बढ़ाते हैं वैसे वैसे कचरा भी बढ़ता चला जाता है। जैसे दुकान में कमीज प्लास्टिक में ही रखी होती है, खरीद पर दुकानदार उसे एक अलग थैली में दे देता है। जब हम पहनने के लिए कमीज निकाल लेते हैं तब दोनों थैलियों को फेंक देते हैं। हमें ध्यान भी नहीं रहता है कि कमीज के फट जाने के कई साल बाद तक भी ये दोनों थैलियाँ कचरे का हिस्सा बनी रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बस एक ही चीज़ समझाया गया है कि आपको प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करना है। जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ही ज़रूरी है, उसी को सिर्फ यूज करना है। अब यहाँ पर एक तालिका है, यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग कम हो सकता है वैसी वस्तुओं को यहाँ पे लिखना है। तो इसमें देखिए, तो पहले में हमने लिखा है डब्बा और प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक का थैला, पिचकारी। इन सब का उपयोग कम हो सकता है। अगर हम चाहें तो इसका उपयोग कम कर सकते हैं। और कंघी जो होती है, कंघी भी प्लास्टिक की होती है। इसके अलावा आप और भी प्लास्टिक की चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे R3 के बारे में। R3 का मतलब हो गया पुनः उपयोग यानी रीयूज़। इसको इंग्लिश में कहते हैं रीयूज़, पुनः उपयोग को कहते हैं रीयूज़। कुछ कचरा ऐसा होता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। ऐसी कुछ चीज़ों की सूची बनाएं जो आपने हाल ही में कूड़ेदान में फेंकी हो या कबाड़ी में बेची हो। तो यहाँ पर एक तालिका दिया गया है। रीयूज़ का मतलब हो गया कि अगर आपके पास प्लास्टिक की कोई चीज़ें हैं, अगर उसका रीयूज हो सकता है, फिर से उपयोग हो सकता है, तो उसका फिर से उपयोग कीजिए। अब जैसे देखिए खाली डब्बा अगर आपके पास हो तो उसको आप एक बार उपयोग करने के बाद नहीं फेंक सकते, उसको आप फिर से यूज कर सकते हैं। एक तरफ लिखा हुआ कागज़ हो तो उसको भी आप फिर से यूज कर सकते हैं, उसके दूसरी तरफ आप लिख सकते हैं। पुराने कपड़े हो, पुराने कपड़े को आप बिछाने के लिए या फिर पोछा वगैरह किसी भी चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सब हो गया, ये सब सामान हो गया आपका रीयूज का। जैसे यहाँ पर देखिए और भी कुछ उदाहरण दिया गया है। पुनः उपयोग की संभावना बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहला है ऐसी चीज़ें खरीदें जिनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे पेन जिसमें रिफिल या स्याही डाली जा सके। ठीक है, दूसरा है हम एक थैली का बार बार इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की थैली अगर आपके पास है तो उसका बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, रीयूज का मतलब होता है फिर से इस्तेमाल करना। हम ऐसे कागज़ को जिसके एक तरफ लिखा या छपा हो पलट कर दूसरी तरफ रफ कारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में सामान रखने के लिए खाली शीशियों और डब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तरीका दिया गया है कि आप किस सामान का रीयूज कर सकते हैं। अब है R4 यानी कि पुनः चक्रण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिसाइकल। आपने कबाड़े वाले को घड़ों से पुराने अखबार, शीशियाँ, प्लास्टिक और धातु से बनी टूटी फूटी और बेकार चीज़ें खरीदते देखा होगा। इन चीज़ों को वे ले जाकर बेचते हैं और कारखानों में उन चीज़ों को कुछ प्रक्रियाओं द्वारा नए रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और इसी को कहते हैं पुनर्चक्रण। आपने देखा होगा कि कबाड़ी वाले जो होते हैं वो प्लास्टिक की चीज़ें और पुराने कॉपी किताब ये सब ले जाकर फैक्ट्री में देते हैं। ठीक है, आपके घर से ले जाते हैं और वो फैक्ट्री में दे देते हैं और वहाँ पर उसको क्या किया जाता है, प्लास्टिक की चीज़ों को गलाकर उससे नया सामान बनाया जाता है। और कागज़ वगैरह का भी
इसी तरह से कुछ प्रक्रियाओं द्वारा उसकी नई चीज़ें बनाई जाती है। ठीक है, कागज़ का ही कोई दूसरा सामान बनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कंपोस्ट खाद के बारे में। कंपोस्ट खाद रसोई और बगीचे से निकलने वाले कचरे का पुनः चक्रण करने का सबसे अच्छा तरीका है। कंपोस्ट बनाने का अर्थ है पौधों और जंतुओं के मृत शरीर और जैव विघटनीय पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी जैसे पदार्थ में बदलना। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आप सब्जी के छिलके वगैरह को मिट्टी के नीचे दबा देते हैं तो वो जैव विघटनीय द्वारा, यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, एकदम छोटे छोटे से जीव, वो उन पदार्थों को गलाकर खाद बना देते हैं। ठीक है, और यह पदार्थ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और उस कचरे का जो खाद बनता है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और खाद के रूप में पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, और ये खाद पेड़ पौधों की वृद्धि में बहुत सहायक होता है। इससे हमें दो फायदे हैं, एक तो खाद मिल जाती है और दूसरे कचरे का भी निपटान हो जाता है। आपने बरसात में ज़मीन पर चलते हुए केंचुए को देखा होगा। इन केंचुओं की सहायता से खाद प्राप्त किया जा सकता है। इसकी सहायता से बने खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसलिए पौधों को कंपोस्ट खाद देकर उनके मित्र बन सकते हैं। साथ ही कंपोस्ट खाद बनाकर हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। साथ ही हमारे बहुत से धन की बचत भी होगी जो हम महंगे खाद खरीदने के लिए खर्च करते हैं। तो कंपोस्ट खाद बनाने से क्या होगा, आपका पैसा भी बच जाएगा। क्या, अगर आपको फूलों में या फिर सब्जियों वगैरह में खाद डालनी है तो आप कंपोस्ट खाद को खुद से बनाकर मिट्टी में मिला सकते हैं। उससे पौधों की वृद्धि अच्छी होगी और कंपोस्ट खाद बनाने से कचरों का निपटान भी हो जाता है और कचरे से प्रदूषण वगैरह भी नहीं फैलता है। अब यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है आपको। ठीक है, और इसमें 2 सारणी हैं। तो पहले में है कंपोस्ट खाद में बदले जा सकने वाली चीज़ें, जैसे कि पेड़ पौधों की टहनियाँ, चाय पत्ती, गोबर से भी खाद बनता है। कंपोस्ट खाद गोबर से भी बनता है, चाय पत्ती से भी बनता है। ठीक है, चाय बनाने के बाद जो आपकी चाय पत्ती बच जाती है उससे कंपोस्ट खाद बनता है। फिर पेड़ पौधों की टहनियाँ, तो इससे भी कंपोस्ट खाद बनता है, पत्तियों से भी बनता है। सब्जी और फलों के जो छिलके होते हैं उससे भी कंपोस्ट खाद बनता है। ठीक है, तो ये सब तरीका होता है कंपोस्ट खाद बनाने का। अब यहाँ पर है कचरे के वैसे भाग जिन्हें कंपोस्ट खाद में नहीं बदला जा सकता है, मतलब जो गलता ही नहीं है। इन सारी चीज़ों को सूक्ष्म जीव गला देता है जिससे कि वो कंपोस्ट खाद बन जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं गलती है, प्लास्टिक, कांच, पॉलीथीन वगैरह ये सारी चीज़ नहीं गलती है, तो इससे खाद नहीं बनता है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर दिया गया है हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है। अब जैसे देखिए, अपशिष्ट पदार्थों को जहाँ तहाँ फेंकने से वायु, जल एवं भूमि प्रदूषित होती है और स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये सारा चीज़ हमने पढ़ा। कचरे को आप जहाँ तहाँ फेंकेंगे तो उससे वायु भी प्रदूषित होगा, जल और भूमि भी प्रदूषित होगा और स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब है प्लास्टिक हमारे जीवन में घुल मिल गया है, इसके लाभ कम एवं ज़्यादा हानियाँ सामने आ रही है, अतः प्लास्टिक के ज़्यादा उपयोग से बचना चाहिए। प्लास्टिक हमारे जीवन में घुल मिल गया है, मतलब हम अब रोज़मर्रा के कामों में भी, यानी कि डेली के कामों में भी प्लास्टिक का यूज करते हैं। जैसे कि आजकल हम डेली यूज़ में प्लास्टिक के मग, बाल्टी और कंघी का उपयोग करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का उपयोग हमें कम करना चाहिए। कचरा प्रबंधन के लिए 4R, पहला है रिफ्यूज़ और दूसरा रिड्यूस और रीयूज, रिसाइकल। तो कचरा प्रबंधन के लिए हमें 4R को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है मिट्टी को उपजाऊ बनाने एवं पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए कंपोस्ट खाद बनाने पर बल देना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट केंचुए की सहायता से प्राप्त करना कचरे के निपटान की अति लाभकारी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर 5 पॉइंट दिया गया था। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम क्वेश्चंस को अब सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, अपने स्कूल से निकलने वाले कूड़े कचरे में मौजूद अपशिष्ट पदार्थों की सूची बनाइए। इनकी मात्रा कम करने के लिए और इनका दोबारा प्रयोग करने के लिए क्या उपाय करेंगे, बताएं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, रोज़मर्रा के जीवन में प्लास्टिक इस्तेमाल करने के लाभ और हानियाँ लिखिए। इसका आंसर होगा, रोज़मर्रा के जीवन में प्लास्टिक इस्तेमाल करने के लाभ और हानियाँ निम्न हैं। तो यहाँ पे इसका लाभ और हानि है। लाभ में क्या क्या है, प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, ठीक है, और प्लास्टिक का सामान रंग बिरंगे और अलग अलग डिज़ाइनों में उपलब्ध होता है और इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत आसानी होती है। तो ये सारा लाभ हो गया। अब हानि में देखिए, यह सड़ता नहीं है, ठीक है, इसको हम सड़ा नहीं सकते हैं, इससे कंपोस्ट खाद नहीं बना सकते हैं,
फिर नेक्स्ट है, प्लास्टिक को जलाने पर बहुत तीक्ष्ण गंध और विषैली गैस निकलती है। तो इससे बहुत ही तेज गंध निकलता है। जब आप प्लास्टिक को जलाते हैं तो इससे बहुत तेज गंध निकलता है और विषैली गैस निकलती है, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। तो इसलिए हमें प्लास्टिक की चीज़ों को कभी जलाना नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट है, यह वायुमंडल को दूषित करता है। तो इससे क्या होता है, वायुमंडल दूषित होता है। जब हम उसको जलाते हैं प्लास्टिक को तो वायुमंडल उससे दूषित होता है। प्लास्टिक के जलने पर जो धुआं निकलता है वो धुआं वायु में फैल जाता है, जिससे कि वायुमंडल दूषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचरे के प्रबंधन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसका आंसर होगा, कचरे के प्रबंधन के लिए हम 4R को अपना सकते हैं। तो 4R में कौन कौन सा है, R1 यानी डिफ्यूज़ यानी कि मना कीजिए, R2 रिड्यूस यानी उपयोग कम, R3 यानी कि रीयूज़ पुनः उपयोग, R4 यानी रिसाइकल, इसको हम कहते हैं पुनः चक्रण। तो R1 में क्या है, प्लास्टिक की बनी थैलियों के उपयोग के लिए मना करनी चाहिए। पहले तो हमें प्लास्टिक से बनी चीज़ों का उपयोग करना ही नहीं चाहिए। पॉलीथीन या फिर थैलियों का उपयोग, ये प्लास्टिक से बनी किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। और R2 में है, प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग बेहद ज़रूरी पड़ने पर ही करें। जब बहुत ज़रूरी हो तभी प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। R3 में, जो दोबारा उपयोग में लाया जा सके उसे फिर से उपयोग करें। हमें प्लास्टिक की ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे हम फिर से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका पुनः चक्रण किया जा सके। तो ये है R4। R4 के द्वारा ही हम कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पुनः चक्रण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पुनः चक्रण का मतलब क्या होता है। पुनः चक्रण का मतलब है फिर से किसी वस्तु को कुछ प्रक्रियाओं द्वारा नए रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इसको आप लोग आसान से भाषा में समझिए। किसी वस्तु का पुनः चक्रण कैसे होता है, आप जो सामान कबाड़ी वाले को बेचते हैं, जैसे कि प्लास्टिक या फिर पुराने कागज रद्दी जो आप बेचते हैं, कबाड़ी वाले उन चीज़ों को फैक्ट्री में दे आते हैं, ठीक है। और वो फैक्ट्री वाले उसको फिर से गलाकर या फिर दूसरे प्रक्रियाओं द्वारा उसको फिर से उसकी नई चीज़ें बनाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं पुनः चक्रण। जैसे देखिए, अलग अलग तरह के कागज़ और प्लास्टिक आदि का उपयोग बड़े बड़े कारखानों में किया जाता है, अर्थात इसका पुनः चक्रण किया जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से हमें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से हमें निम्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहला है, प्रायः सभी लोग पॉलीथीन को घर के आगे फेंक देते हैं, जिससे जानवर निगल जाते हैं और समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब मैंने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। कभी कभी ये पॉलीथीन बहकर नालियों एवं सीवर तक पहुंच जाता है, जिससे नाले अवरुद्ध होती है और गंदा पानी सड़कों पर फैलने लगता है। अवरुद्ध का मतलब होता है नाले का पानी जो होता है वो रुक जाता है, मतलब वो नहीं बहता है। तो इसीलिए हमें पॉलीथीन को या फिर प्लास्टिक की किसी भी चीज़ को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। फिर अगला है, यह गंदा पानी, यही गंदा पानी विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और बीमारियां फैलाता है। तो जब गंदा पानी रोड पर या सड़क पर जमा होगा तो उससे क्या होगा, उस पर तरह तरह के कीड़े मकोड़े बैठेंगे, तो उससे क्या होता है, बीमारी फैलता है। तो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, आप पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए, जैसे कि बाजार जाते समय घर से कपड़े या जूट की थैली लेकर जाएं, ठीक है। दुकानदार से कहें कि वे कागज़ की थैलियों का इस्तेमाल करें। तो इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उपयोग के बाद प्लास्टिक के चीज़ों को इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए और नहीं फेंकना चाहिए। प्लास्टिक को जलाएं नहीं, क्योंकि इससे खतरनाक गैस निकलती है जो कि वायु, जल और भूमि सबको प्रदूषित करता है और साथ ही हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। और क्या कर सकते हैं हम प्लास्टिक का कम उपयोग करने के लिए, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक की बेकार चीज़ों को कबाड़ी वाले को बेच देना चाहिए ताकि इसका पुनः चक्रण हो सके। तो ये सारा काम करके हम पॉलीथीन के बहुत ज़्यादा उपयोग को कम कर सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक। फर्स्ट नंबर में मैंने आपको बताया था कि इसका आपको खुद से ही इसका हल करना है। आप अपने स्कूल से निकलने वाले कूड़े कचरों में जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उसकी सूची बनाएंगे, ठीक है। और उसकी मात्रा कम करने के लिए
और इसका दोबारा प्रयोग करने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, वो सारा चीज़ आपके बुक में ही दिया गया है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो उसके द्वारा आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न कथनों में से सत्य के सामने टिक यानी कि सही तथा असत्य के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। गलत वाक्य को सही करके लिखें। अब पहला है, कचरे के कारण वायु, जल एवं भूमि दूषित हो जाते हैं। तो ये वाला क्या है, सही है, ये सेंटेंस सही है। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में है, पदार्थ जिसका विघटन आसानी से हो जाता है जैव विघटनीय पदार्थ कहलाता है। जिसका विघटन बहुत जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है, उसको हम जैव विघटनीय पदार्थ कहते हैं। यानी कि ऐसा पदार्थ जो बहुत जल्दी और आसानी से सड़ गल जाता है, उसको हम जैव विघटनीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि सब्जी, फल वगैरह के छिलके, पेड़ पौधों की पत्तियाँ, टहनियाँ इत्यादि। तो ये वाला सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है, पदार्थ जिसका विघटन आसानी से नहीं हो सकता जैव अविघटनीय पदार्थ कहलाता है। तो ये वाला सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, पुराने अखबारों, शीशियों, प्लास्टिक और धातु से बनी चीज़ों को कुछ प्रक्रियाओं द्वारा नए उपयोगी रूप में परिवर्तित करना पुनः चक्रण कहलाता है। तो ये वाला सेंटेंस भी सही है। जिन चीज़ों का या जिस भी धातु का उपयोग कुछ प्रक्रियाओं द्वारा इसको नया बनाया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं पुनः चक्रण। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्लास 6 साइंस का बुक कंप्लीट हो चुका है और आपको क्लास 6 साइंस का प्लेलिस्ट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बोला है, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर 18 तक। ठीक है, चैप्टर वाइज सारे वीडियोज़ अवेलेबल होते हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि हम लोग जीवक के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जीवक के बारे में दिया गया है। जीवक महात्मा बुद्ध के चिकित्सक थे, यानी कि महात्मा बुद्ध के डॉक्टर थे। वे 600 से 500 ईसा पूर्व भारत में अपने चिकित्सा ज्ञान के लिए विख्यात थे। जीवक 600 से 500 ईसा पूर्व में भारत में अपने चिकित्सा के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके चिकित्सा ज्ञान की प्रशंसा बौद्ध ग्रंथों में व्यापक रूप से मिलती है। उनके पास राजा महाराजा भी चिकित्सा के लिए पहुंचते थे। तो जीवक अपने काल के बहुत बड़े चिकित्सक थे, यानी कि डॉक्टर थे। जीवक की माता का नाम शीलावती था। वह राजगृह, तो राजगृह कहाँ पे है, आधुनिक पटना में। ठीक है, अभी पटना में है राजगृह। तो वह राजगृह की थी। जीवक की माता शीलावती राजगृह की थी। जीवक के जन्मोपरांत, यानी कि जीवक के जन्म के बाद, राजकुमार अभय उन्हें महल ले आया और लालन पोषण किया तथा नाम जीवक रखा। राजकुमार अभय ने उनका लालन पोषण किया और उनका नाम जीवक रख दिया। एक दिन बिना राजकुमार को सूचित किए वे राजमहल से निकल गए। कौन, जीवक राजकुमार को बिना बताए राजमहल से निकल गए और तक्षशिला पहुंच गए। वहां 7 वर्ष तक मनोयोग से आयुर्वेद का अध्ययन किया। उसके उपरांत गुरु के आदेश पर तक्षशिला के 8 मील के दायरे में वनस्पतियों का गूढ़ और व्यापक अध्ययन किया। उन्हें सभी वनस्पतियों में औषधीय गुण मिले। उनके उपचारों द्वारा एक व्यापारी की 7 वर्ष से रोगग्रस्त पत्नी स्वस्थ हो गई तथा व्यापारी ने उन्हें पर्याप्त धन दिया। उपचार में जीवक ने मक्खन में कुछ औषधियाँ यानी कि दवाइयाँ मिलाकर रोगिणी के नाक में डाली। मतलब पेशेंट के नाक में जीवक ने मक्खन में कुछ दवाइयाँ मिलाकर डाला। ठीक है, जो मुख से निकलने लगी थी। एक बार बिंबिसार भयानक भयंदर रोग से पीड़ित थे। भयंदर रोग का नाम है और बिंबिसार किसी राजा का नाम है। ठीक है, एक बार बिंबिसार भयानक भयंदर रोग से पीड़ित थे। जीवक द्वारा दिए गए एक लेप से वे स्वस्थ हो गए। बदले में उन्हें राजा ने प्रचुर आभूषण, यानी कि आभूषण का मतलब होता है गहने, एवं स्वर्ण दिए, यानी कि सोना। उन्हें राज वैद्य बनाया गया तथा बुद्ध व उनके भिक्षुकों का चिकित्सक नियुक्त किया गया। जीवक को राज वैद्य बनाया गया और उनको बुद्ध और भिक्षुकों का चिकित्सक बनाया गया। औषधीय चिकित्सा के अलावा जीवक शल्य चिकित्सा के भी ज्ञाता थे। शल्य चिकित्सक मतलब होता है ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर। ठीक है, जीवक के पास दवाइयों का तो ज्ञान था ही और उनको शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था। उन्होंने बनारस के एक व्यापारी के आंत्र समुच्छन रोग को पेट की शल्य चिकित्सा द्वारा आंतें ठीक कर दूर कर दिया। अपने समकालीन बुद्ध के प्रति जीवक की बड़ी श्रद्धा थी। जो जीवक का महात्मा बुद्ध में बहुत श्रद्धा था। औषधि विज्ञान और शल्य चिकित्सा के साथ ही जीवक बाल रोग विशेषज्ञ भी थे। बाल रोग विशेषज्ञ यानी कि बच्चों के रोग के विशेषज्ञ भी थे। वो बच्चों का इलाज भी करते थे। इसी कारण उन्हें कुमार भज्य भी कहा जाता है। जीवक बाल रोग विशेषज्ञ थे, इसीलिए उनको कुमार भज्य कहा जाता है।
तो ये थी जीवा की कहानी और इसी के साथ ये बुक यहाँ पे कंप्लीट होता है। और ये चैप्टर अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।